आज है 19 फरवरी गुरुवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। नमस्कार, हरकारा के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी और उस पर मचे सियासी घमासान की। साथ ही जानेंगे कि कैसे हैदराबाद में बिरयानी के बिलों की जांच ने देशव्यापी 70,000 करोड़ के टैक्स घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है। या इस समिट में बिल गेट्स के यू टर्न और मुकेश अंबानी के बड़े ऐलान पर भी हमारी नज़र होगी। और अंत में बात करेंगे ब्रिटेन के रॉयल परिवार को लगे उस बड़े झटके की जहां प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने वाला एक वीडियो सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक खुद को दक्षिणपंथी समूह करणी सेना का सदस्य बताने वाले राज अमेरा नाम के एक शख्स ने यह वीडियो जारी किया है। वीडियो में इस शख्स ने चेतावनी दी है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जुड़ी कथित घटना दोहराई गई तो वो घर में घुसकर गोली मार देगा। उसने 24 घंटे के भीतर 25 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर उन्हें मारने की भी धमकी दी। वीडियो वायरल होते ही राजस्थान की कोटा पुलिस हरकत में आए और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम के अनुसार आरोपी पर पहले से 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि हिरासत में आने के बाद आरोपी ने यू टर्न लेते हुए कहा कि वीडियो में वो नहीं है। उधर कांग्रेस ने इसे गंभीरता से लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे गोसे फैक्ट्री का काम बताया है। वहीं करणी सेना और बीजेपी ने आरोपी से पल्ला झाड़ लिया है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई समिट खबरों में छाया रहा। एक तरफ जहां रिलायंस और गूगल ने अरबों डॉलर के निवेश का वादा किया, वहीं दूसरी तरफ मंच पर अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जब पीएम मोदी ने मंच पर मौजूद कॉर्पोरेट लीडर से एकता दिखाने के लिए हाथ उठाने को कहा तो ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के डारियो आमोदेई ने अपनी मुठ्ठियां एक दूसरे से दूर रखीं। सोशल मीडिया पर इसे एआई कोल्ड वॉर कहा जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह आई कि बिल गेट्स ने अपने भाषण से कुछ घंटे पहले ही नाम वापस ले लिया। बीबीसी के मुताबिक गेट्स फाउंडेशन ने इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन फाइलों में नाम आने के विवाद के चलते उन्होंने ये दूरी बनाई। तमाम नाटकों के बावजूद रिलायंस ने $110 बिलियन और गूगल ने विशाखापत्तनम में एआई हब बनाने का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य को एआई हब बनाने के लिए कमर कस ली है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नायडू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के गोलमेज सम्मेलन में एक आक्रामक योजना पेश करने वाले हैं। राज्य सरकार आईबीएम के साथ एक बड़ा समझौता करने जा रही है जिसके तहत 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षित किया जाएगा। नायडू की योजना यही नहीं रुकती, वह राज्य में एक क्वांटम एआई यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा एनवीडिया राज्य में एआई लिविंग लैब स्थापित करेगा। नायडू इस समिट में गूगल और अरामको इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियों के अधिकारियों से भी मिलेंगे जो राज्य में निवेश लाने की उनकी गंभीर मंशा को दर्शाता है। हैदराबाद में बिरयानी की एक मामूली जांच ने पूरे देश में 70,000 करोड़ रुपये के टैक्स चोरी घोटाले का भंडाफोड़ किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि पुलिस ने एक ऐसे बिलिंग सॉफ्टवेयर को पकड़ा है जो रेस्तरां मालिकों को अपनी असली कमाई छिपाने में मदद कर रहा था। जांच में पता चला कि ग्राहकों से पैसे लेने के बाद सिस्टम से बिल चुपचाप हटा दिए जाते थे। अधिकारियों ने एआई की मदद से डेटा खंगाला तो पाया कि देश भर में 13,000 करोड़ से ज़्यादा के बिल सिस्टम से मिटा दिए गए थे। इसमें सबसे ज़्यादा कैश वाले बिलों को निशाना बनाया गया। कर्नाटक इस कर चोरी में सबसे आगे है। अब जांच एजेंसियों को शक है कि यह खेल पूरे भारत में बड़े पैमाने पर चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बड़ा दावा किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कहा कि मई 2025 में उन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाया था। अपने दावे में नया मोड़ जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि उस संघर्ष में 11 महंगे जेट मार गिराए गए थे। हालांकि इससे पहले वे जेट्स की संख्या 5, 7 और 10 भी बता चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने दोनों देशों को भारी टैरिफ लगाने की धमकी देकर शांत कराया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि पीएम मोदी उन्हें देख रहे हैं और उत्साहित हैं। हालांकि भारत सरकार हमेशा से किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार करती रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले दलित राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में दीप्तिमान तिवारी की रिपोर्ट के अनुसार मायावती की बसपा कमजोर हो रही है और उनका काडर वोट विकल्पों की तलाश में है।
इस खाली जगह को भरने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी तेजी से आगे आ रही है। नगीना सीट जीतने के बाद चंद्रशेखर अब सभी 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी में हैं। वहीं चिराग पासवान और प्रकाश अंबेडकर जैसे नेता भी यूपी का रुख कर रहे हैं। चंद्रशेखर अब सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि पिछड़े वर्गों को भी जोड़ने की रणनीति बना रहे हैं। ये बदलाव यूपी की राजनीति में एक नए समीकरण को जन्म दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों द्वारा मुफ्त उपहार बांटने की संस्कृति पर कड़ी फटकार लगाई है। एजेंसियों के मुताबिक एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बिना वित्तीय क्षमता देखे सबको मुफ्त बिजली या साइकिल देना तुष्टीकरण है। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि अगर सब कुछ मुफ्त मिलेगा तो काम कौन करेगा और देश की वर्क कल्चर का क्या होगा। कोर्ट ने कहा कि गरीब की मदद करना ठीक है, लेकिन बिना सोचे समझे खजाना लुटाने से राज्य आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं। ये टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन की एक याचिका पर आई है। कोर्ट ने साफ किया कि मुफ्तखोरी देश के विकास के लिए खतरा बन सकती है। क्रिकेट के मैदान से एक दुखद खबर आई है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक मैच के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे 60 वर्षीय अंपायर मानिक गुप्ता की जान चली गई। ये घटना सप्राव स्टेडियम में हुई, जहां एक मैच खत्म होने के बाद मानिक अपने साथी का इंतजार कर रहे थे। तभी मधुमक्खियों ने उन पर और खिलाड़ियों पर हमला बोल दिया। इस हमले में करीब 1 दर्जन खिलाड़ी भी घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मधुमक्खियों ने ज्यादातर उन लोगों को निशाना बनाया जिन्होंने सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। मानिक गुप्ता पिछले 3 दशकों से कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रमजान के दौरान चंदा इकट्ठा करने पर प्रशासन की सख्ती ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। फैयाज वानी की रिपोर्ट के अनुसार जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है कि बिना पूर्व अनुमति और पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी चंदा इकट्ठा नहीं कर सकेगा। प्रशासन का कहना है कि चंदे के पैसे का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है। विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने विधानसभा में इसे असंवैधानिक बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की है। वहीं बीजेपी ने इस आदेश का समर्थन करते हुए कहा है कि इससे टेरर फंडिंग पर लगाम लगेगी। चुनाव आयोग ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर की तैयारी शुरू कर दी है। पीटीआई की खबर के मुताबिक आयोग ने सभी राज्यों को अप्रैल से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया के लिए जरूरी काम जल्द पूरा करने को कहा है। इसका मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना और गड़बड़ियों को दूर करना है। बिहार में ये काम पूरा हो चुका है, जबकि असम में भी 10 फरवरी को इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। आने वाले चुनावों को देखते हुए आयोग इस बार मतदाता सूची की शुद्धता पर विशेष जोर दे रहा है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक वोट देने से वंचित न रहे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। पीटीआई के मुताबिक एक निजी अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों को अपनी आंखें गंवानी पड़ी हैं। ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखों में भयंकर संक्रमण फैल गया, जिसके कारण डॉक्टरों को उनकी आंखें निकालनी पड़ी। प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। मरीजों का आरोप है कि सर्जरी के कुछ ही घंटों बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। इस घटना ने सरकारी योजनाओं के तहत हो रहे इलाज की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित अब न्याय और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हर घर जल पहुंचाने के सरकारी दावों के बीच एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। इंडिया स्पेंट की रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत लिए गए पानी के हर 4 में से एक सैंपल जांच में फेल हो गया है। यानी 75% घरों में तो पानी ठीक है, लेकिन 24% घरों में गंदा पानी आ रहा है। सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि स्कूलों और आंगनवाड़ियों में भी 27% पानी के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई गांवों में पानी की जांच के लिए किट ही उपलब्ध नहीं है। लोग साफ दिखने वाले पानी को ही सुरक्षित मानकर पी रहे हैं, जो उनकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गृह मंत्रालय के सहयोग पोर्टल को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक इस पोर्टल के जरिए सरकार सोशल मीडिया से कंटेंट हटाने के एकतरफा आदेश जारी करती है। मजे की बात यह है कि इसमें कंटेंट बनाने वाले या पत्रकार को अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं मिलता। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह पोर्टल आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत काम करता है और इसमें स्वतंत्र समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। हाल ही में आए नए आईटी नियमों ने कंटेंट हटाने की समय सीमा को भी घटाकर महज 3 घंटे कर दिया है। डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाएं इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा बता रही हैं। चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री इस हफ्ते भारत और चीन दोनों जगह सुर्खियों में रही। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार चीन में यूनिट्री के ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने टीवी पर मार्शल आर्ट दिखाकर सबको चौंका दिया। लेकिन भारत में एक विवाद खड़ा हो गया। दिल्ली में आयोजित एआई समिट में एक भारतीय यूनिवर्सिटी ने यूनिट्री के रोबोट डॉग को स्वदेशी बताकर पेश किया। बाद में पता चला कि यह चीनी कंपनी का मॉडल है, जिसे ऑनलाइन खरीदा गया था।
पोल खुलने पर स्टॉल बंद करना पड़ा। यूनिट्री के संस्थापक वांग शिनशिंग का कहना है कि वे इस साल 20,000 रोबोट बेचने की तैयारी में हैं। चीन रोबोटिक्स के क्षेत्र में दुनिया पर छाने की तैयारी कर रहा है। मध्य पूर्व में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के आसपास अपनी ताकत बढ़ा दी है और राष्ट्रपति ट्रंप हमले पर विचार कर रहे हैं। पेंटागन ने फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट करियर तैनात कर दिए हैं। दूसरी तरफ भारत के लिए एक राहत की खबर है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए हरी झंडी दे दी है। ट्रंप ने पहले टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन अब भारत को प्रतिदिन 10 लाख बैरल रूसी तेल खरीदने की छूट मिल गई है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। ब्रिटेन से एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाली खबर आई है। किंग चार्ल्स के छोटे भाई प्रिंस एंड्रू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसियों और द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़ी फाइलों के सामने आने के बाद हुई है। एंड्रू पर एक नाबालिग के साथ यौन शोषण का आरोप है। पुलिस उनके ठिकानों की तलाशी ले रही है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो शाही परिवार का सदस्य ही क्यों न हो। एंड्रू से उनकी शाही उपाधियां पहले ही छीनी जा चुकी थी और अब इस गिरफ्तारी ने ब्रिटिश राजशाही की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया है। यह आधुनिक इतिहास में किसी वरिष्ठ शाही सदस्य की पहली गिरफ्तारी है। हरकारा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये खबरें आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आप हमें व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हरकारा के साथ। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। नमस्कार।